सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। हमारी कक्षा का सेंट्रल थीम विश्व इतिहास से संबंधित है, जो बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक की परीक्षा में मुख्य रूप से उसकी बेसिक जानकारी आपको रखनी चाहिए। हालाँकि अभी तो मैं ईस्वी वाइज इसकी व्याख्या कर रहा हूँ और पूर्व के दिनों में एक वीडियो गया हुआ है, आज उसका भाग 2 जाएगा। आपको यह जानना चाहिए कि हम लोग जब विश्व इतिहास को देखते हैं तो किस एंगल से विश्व इतिहास को देखना चाहिए। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्ता है नहीं, 2 से 3 प्रश्न बहुत है, लेकिन फिर भी एक एक प्रश्न पर फाइट होता है, तो स्वाभाविक है कि हर खंड का अध्ययन आपके लिए अनिवार्य है। और सामान्यतः बच्चे स्वयं भी इस पर कम ध्यान दे पाते हैं कतिपय कारणों से, क्योंकि इन्हें पढ़ने में ये थोड़ा सा कम मज़ा भी आता है। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और जटिल भी है। सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्स भी हैं और जटिलता भी है, और बहुत मज़ेदार भी नहीं है। जैसे आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो ज़्यादा पढ़ने में बच्चों को अच्छा लगता है और उससे प्रश्न भी अधिकतम पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि विश्व इतिहास हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? विश्व इतिहास पढ़ने के विश्व इतिहास का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो मुख्य रूप से कमीशन, कंपटीशन वगैरह में पुनर्जागरण से करते हैं। और इस क्रम में हालाँकि आपकी जानकारी में दे दें कि जैसे भारतीय इतिहास 3 भागों में बँटा हुआ है, उस तरह से विश्व इतिहास भी 3 भागों में बँटा हुआ है। एक ईसा पूर्व से लेकर और 5वीं सदी तक का इतिहास है, वो प्राचीन विश्व इतिहास है। ईसा पूर्व, यदि आप विश्व इतिहास को देखिएगा, विश्व इतिहास को देखना चाहते हैं, तो 3 भागों में देख सकते हैं। एक भाग है बीसी पूर्व, ईसा पूर्व से 5वीं सदी तक, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन विश्व इतिहास। प्राचीन विश्व इतिहास। दूसरा भाग है 5वीं से 16वीं तक। 16वीं तक उसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन मध्यकाल कालीन विश्व इतिहास। मध्यकालीन विश्व इतिहास। और तीसरा भाग है 16वीं सदी से यह है आपका आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक विश्व इतिहास में आधुनिक विश्व इतिहास की शुरुआत तो हम लोग भौगोलिक खोज से ही करते हैं। भौगोलिक खोज इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रबोधन का युग, पुनः जागरण का युग, और फिर जो महत्वपूर्ण अध्याय है पुनः जागरण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस का राज्य क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, एकीकरण, कुछ वाद जैसे जर्मनी का नाजीवाद, इटली का फांसीवाद, तो ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फिर 2 युद्ध, विश्व युद्ध, कुछ संस्थाएं, तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज 19वीं सदी का जो छठा दशक है वहाँ से शुरू करेंगे। 1862 में प्रसाग के चांसलर के रूप में बिस्मार्क की नियुक्ति हुई थी, तो इसे याद रखिए। प्रसाग के चांसलर के रूप में बिस्मार्क की नियुक्ति इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहीं से आरंभ करते हैं। 1864 में अंतर्राष्ट्रीय कामगार एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1865 में लिंकन की हत्या हुई, अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लिंकन के विषय में आपकी जानकारी मैंने दिया भी था। और ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक गेस्टाइन समझौता हुआ था, इसे भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। जापान में 1868 में शोगुन तंत्र का पतन हुआ, तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मेजी पुनः स्थापना हुई और जापान में सबसे पहले औद्योगिकरण एशिया में
जापान एक ऐसा देश है कि औद्योगिकरण की शुरुआत किया मेजी पुनर्स्थापना के बाद, और वहाँ वेस्टर्नाइजेशन भी शोगुन तंत्र का जब अंत हुआ तब बढ़ा। स्वेज नहर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर बनकर तैयार 1869 ईस्वी में हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध 1870 थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। समाजवादी नेता कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई 1883 में, जिन्होंने टास्क कैपिटल लिखा था, तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में हुई थी और जापान का संविधान 1889 में बना था। हालांकि लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में ही बनाया गया था। इसी क्रम में बक्सर का युद्ध है 1900 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर का युद्ध है, लेके आइए। 1902 ईस्वी में आंग्ल जापान संधि है और बोअर का युद्ध समाप्त होता है। आंग्ल जापान संधि भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है, तो इस पर भी थोड़ी नजर आनी चाहिए। वो वाला भी लेते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में फिर आपको प्रथम रूस की क्रांति हुई थी 1905 ईस्वी में, उस पर थोड़ी सी दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन प्रथम जो क्रांति हुई रूस की, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो 1917 की क्रांति है। इसी क्रम में चीनी क्रांति 1911, इसको याद रखेंगे कि चीनी क्रांति कब हुआ, 1911 ईस्वी में। और बाल्कन का युद्ध 1912 ईस्वी में, 11 में चीनी क्रांति या बाल्कन का युद्ध 1911 ईस्वी में, इसको ध्यान रखना है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1917 में रूस की क्रांति हुई, तो ये रूस की क्रांति 1917, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हो गई और पहली बार पूरे विश्व में ब्रिटेन था जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया। हालांकि पहली बार न्यूजीलैंड है, ये ध्यान रखेंगे। महिलाओं को मताधिकार ब्रिटेन ने दिया, लेकिन न्यूजीलैंड पहला देश है, ध्यान रखिएगा, पहला देश जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, मतदान अधिकार। और यह भी याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन होता है वो पेरिस शांति सम्मेलन से होती है। वर्साई की संधि इसी का एक भाग था, जिसमें जर्मनी के ऊपर कुछ अपमानजनक शर्तें ला दी गई थी। और यही वो समय था जब मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और अभी मैंने कहा भी था कि नाजीवाद, फांसीवाद, इटली में जो फांसीवाद है वो मुसोलिनी ने ही बनाया था, जो जर्मन संस्करण है। 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना विल्सन के सहयोग से की गई थी, लेकिन विश्व शांति के लिए जो ये राष्ट्रसंघ बनी, लीग ऑफ नेशन इसको हम लोग कहते हैं, लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ये जो लीग ऑफ नेशन बना, तो ये लीग ऑफ नेशन तो ध्यान रखना है कि लीग ऑफ नेशन जो बना उसमें अमेरिका स्वयं उसका सदस्य नहीं था, तो इसे भी ध्यान करके रखिएगा। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें अब ऐसे कोई भी बिंदु नहीं है जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकिए। सिर्फ 1922 जो तुर्की में सुल्तान का पद है, उसको छोड़ करके, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि तुर्की में सुल्तान के पद की समाप्ति हो गई और धर्मनिरपेक्ष मुस्तफा कमाल पाशा ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। इससे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद
हिटलर चांसलर नियुक्त हुआ 1933 में, ये ध्यान रखना है आपको। 34 में तानाशाह के रूप में उभरा। इस क्रम में म्यूनिक सम्मेलन को याद रख सकते हैं कि म्यूनिक सम्मेलन 1938 में हुआ था, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। हालांकि सबकी पृष्ठभूमि है, लेकिन उस पृष्ठभूमि की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ चर्चा का विषय है ईस्वी और एक महत्वपूर्ण घटना। इस कड़ी में दो इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और फ्रैंको ने स्पेन में तानाशाही सरकार की स्थापना की थी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट अहम बिंदु हैं। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिशोध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम फेंका था। हिरोशिमा पर और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका और अपने प्रोजेक्ट जो मैनहट्टन परियोजना थी उसको मूर्त रूप दिया। तो ध्यान रखेंगे। और इसी कड़ी में लास्ट है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया, ये सब तो है ही। हिरोशिमा पे बम छोड़ा गया 1945 में। यही आपके इम्पॉर्टेंट है। और 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगले दिन से हम लोग एक एक करके पुनः जागरण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से होते हुए फ्रांस की राज्य क्रांति और जो तथ्य के दृष्टि से जानने योग्य बातें होंगी, समझाने और लिखाने योग्य बातें होंगी, उसकी परिचर्चा हम करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।